नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। ये मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। प्रीवियस कुछ वीडियोस में बच्चों ने मुझसे कहा या कुछ कैंडिडेट्स थे जो प्रिपरेशंस की तरफ अग्रसर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर कांटेक्ट इन्फो भी आप हर वीडियो में डाल दिया करिए। मुझे लगा कि वीडियोस सब्सीक्वेंट वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो दोबारा उसको मेंशन करने की मुझे इतनी जरूरत नहीं लगी थी। लेकिन चूंकि आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट आई, तो उन रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने अब की बार ये मेंशन कर दिया है। मुझे लगा कि प्रीवियस वीडियोस में सब्सिक्वेंट वीडियोस में ऑलरेडी है, तो बार बार उस चीज को मेंशन क्या करना। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे कैंडिडेट्स थे, ऑल ओवर इंडिया से थे। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई रायपुर से है, कोई असम से है, कोई यहाँ तक अंडमान निकोबार तक के बच्चे जब कभी पोर्टल खोलते थे तो उन्होंने जो है मुझसे ये चीज की रिक्वेस्ट की कि जो है आप कांटेक्ट इन्फो मुझे हर वीडियो में दीजिए, जिससे कि हम लोग जो है वीडियो को देखते समय या वीडियो को प्ले करते समय हम प्रीवियस वीडियोस को ना कंसल्ट करें कांटेक्ट इन्फो के लेने के एवज में, या उसको कांटेक्ट इन्फो लेने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन कर दिया है। आज का जो मैं सिनेरियो लेकर आया हूं, वो सिनेरियो या टॉपिक कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी दिनों बाद लेके आया हूं क्योंकि इधर एकेडमिक वर्क और बहुत सारे ऑफिशियल वर्क्स थे, उसमें बिजी रहा। लेकिन इस बीच में बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के या जो है टेक्निकल या कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहे, तो उनको मैंने पर्सनली विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, विद द हेल्प ऑफ जूम, विद द हेल्प ऑफ टीम, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करके उनकी उस समय की प्रॉब्लम सॉल्व की। क्योंकि मुझे इतना स्पेयर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि उसमें जो मैं आपको उस चीज के बारे में डिस्कशन एक टॉपिक वाइज करूं। तो हालांकि बहुत से उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी उस स्टूडेंट के पर्सनल क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा मतलब पब्लिकली उस पर कुछ डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। लेकिन फर्दर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जिस हिसाब से टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी, मैं जरूर उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, जैसे कि प्रीवियस में करता था। चलिए, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन को लेकर है। वो सेक्शन बेसिकली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आपको डायरेक्टली बताना है उसके बारे में कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ फिजिक्स लवर, आप अगर फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं, बीइंग अ फिजिक्स लवर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंस में है कि सब कुछ जो है वो फिजिक्स में, या इसका फिजिक्स का जो बेसिक नेम है उसका नाम है भौतिक शास्त्र, घटित हो रही है, उनको हम किस तरह मॉडल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक हमारा बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीइंग साइंटिस्ट कह सकते हैं, हम अगर आसपास की चीजों को मॉडल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, और मॉडल करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसी का नाम जो है वो रियल इंजीनियरिंग है। तो आपको जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया कि जो इंजीनियरिंग होती है वो निकली अप्लाइड साइंसेस से ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। इसके डिफरेंट ट्रेड्स बने हैं। तो अब बात यहाँ ये करते हैं कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था आपके चित्तागोंग के एक लड़का था, एक ऐसे ही कुछ नाम था। तो उस लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेल पर कि सर, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट फॉर क्यूरियोसिटी एंड फॉर रियल वर्ल्ड मैपिंग इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, और इसका रियल मीनिंग क्या है। क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा होगा, लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड एंट्रोपी। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, दिस इज ऑफ अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये टॉपिक अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देते ही क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से भी टॉपिक बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे सर क्लाइमेट चेंज से कैसे ही टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसी को हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कहते हैं, कि कैसे हमने अपनी ज्ञान को, एक चीजों को समझने के लिए लगाया। टाइम एक ऐसी चीज है जिसपे कि फिजिक्स के रिसर्चर्स आज भी मेहनत कर रहे हैं उसी को और समझने के लिए। बेसिक कंसोल उसका हम अपने कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस से समझ चुके हैं कि भाई एक स्पेस टाइम का एक कह सकते हैं सरफेस होती है, उस पर जो है प्लैनेट्स
उसको रख दिया जाए और उस स्पेस टाइम से कैसे पैलेट कह सकते हैं, एक सरफेस कह सकते हैं, उस स्पेस टाइम सरफेस को हम एज ए चादर मान के चलते हैं, एक चादर जो बिछी हुई है, और उसके हिसाब से कुछ प्रिडिक्शन हम करते हैं। लेकिन और ये कई जगह कहा भी गया है कि टाइम एक बहुत सारी चीजें इसमें टाइम के रिलेशन में है, जिसमें बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस टाइम रिलेटिव और एब्सोल्यूट। टाइम एब्सोल्यूट है कि टाइम रिलेटिव है। तो कुछ इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन टाइम को रिलेटिव कहने वाले विद्वान ज्यादा हैं, और इस पर लेकर जो हाइपोथेसिस बनी है वो हाइपोथेसिस भी ज्यादा सटीक बैठती है हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। तो पहला तो इसमें जो आपका टाइम में है कि टाइम जो है वो रियल है और एब्सोल्यूट है। तो हम ज्यादातर जो फिजिसिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। अब यहां पर एक बात उठती है, इस चीज का मुद्दा उठता है कि इस चीज से टाइम और एंट्रोपी का रिलेशन हमने क्यों लिया, या इन्हीं के बीच के रिलेशंस को हमने क्यों एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक चीज आप समझते हैं जो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक इंजीनियरिंग साइंसेज में, जिसको नहीं भी पता है वो भी यहाँ देख सकता है कि जो एंट्रोपी होती है, अगर हम एंट्रोपी की जो हमने अपने इंजीनियरिंग साइंसेज में पढ़ी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ी है, उसको हम लिखते हैं माइनस PI log PI। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। ठीक है, दैट इज द एंट्रोपी। और जिसमें PI इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट I। किसी इवेंट I के अकर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इवेंट I, ये इवेंट I किसका पार्ट है? एक सिस्टम का पार्ट है, जिसमें कि इवेंट I is an event of system of events n इवेंट्स हैं अगर उसमें, तो I is the वन इवेंट। I उसका एक इवेंट है। अगर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, सपोज दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, उस सिस्टम में इसी तरह n इवेंट्स हैं टोटल। अगर n इवेंट्स इस सिस्टम को बनाते हैं तो इस n इवेंट का I जो है वो एक इवेंट है। इसीलिए इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर देते हैं, तो E क्या हो जाता है, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n, माइनस बाहर कर देते हैं log PI। ठीक है, ये हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन निकलती है। ये तो हो गई हमारी इस इक्वेशन की बात जो मैथमेटिकल हमें पढ़ाया गया है। लेकिन इस एंट्रोपी का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस, दैट इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस इनसाइड अ सिस्टम। एंट्रोपी जो है वो एक सिस्टम के अंदर की रेंडमनेस है, मतलब एक सिस्टम में कितनी उथल पुथल होगी, इस सिस्टम के अंदर जितनी उथल पुथल होगी, अगर ये उथल पुथल बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे कि अगर हम इस सिस्टम को मान लीजिए हीट कर देते हैं, ठीक है, सपोज इसको हमने हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या होगा, इसके पार्टिकल्स और ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन इस एंट्रोपी का टाइम से क्या मतलब है, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसकी हम बात करते हैं। आप देख, अगर हम इसको साइंटिफिकली बोले तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियसली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टाइम के 3 लैप्स होते हैं। इन 3 लैप्स को हम डिफाइन करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको गौर करिएगा इस चीज को लेकर कि पास्ट में जो चीजें थी वो वेल ऑर्डर्ड थी। पास्ट में जो चीजें थी उनको वेल ऑर्डर्ड माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था हमारा, तो बहुत ज्यादा हमारी मशीनरी पे डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं थी। तो उस परिपेक्ष में चूंकि हम नेचर को बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, क्योंकि नेचर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने क्या किया, जो प्रीवियस हमारा पास्ट है, उस पास्ट में जो है हमारा जो एंट्रोपी थी या डिग्री ऑफ रैंडमनेस थी वो कम थी। जो मैं बात कह रहा हूं उसकी गहराई को समझिएगा
कि मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर के रिसोर्सेज को हैरेस करना शुरू किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उस एक्सप्लॉइटेशन से उस नेचर का तारतम्य बिगड़ गया। बिगड़ा कैसे? जैसे ये हमारा नहीं, सपोज दिस इज अ नेचर। अब इस नेचर में पहले जिस पूल कोर्ट होता है जिसमें कि आप पूल खेलते हैं, तो उसमें हमारी बॉल जिस तरह पहले से अरेंज होके रखी होती हैं, उसको आप ऐसा मानिए कि वो पास्ट का सिस्टम है, या जब दुनिया नई नई बनी तो वो चीजें एज इट इज रखी हुई थी। प्लांट्स थे हमारे पास साफ हवा देने के लिए, पॉपुलेशन उतनी ही थी जितनी कि नेचर हमारा उसको संभाल सके। समय के साथ साथ क्या हुआ, हमने पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के साथ साथ हमने उस पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को नेचर से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। नेचर के पास रिसोर्सेज जो थे वो सपोज लैंड में, इस लैंड के अंदर रिसोर्सेज जो थे वो, ये आपकी लैंड है, उस लैंड के अंदर रिसोर्सेज जो थे वो यहां पे दबे हुए थे। लेकिन हमने जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसकी नीड बढ़ी। नीड बढ़ने के साथ साथ उन रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इसको दोहन करना शुरू किया, इसको बाहर निकालना शुरू किया। तो क्या हुआ, हमने इस सिस्टम को, जो इस सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने चेंज करना शुरू किया। जब सिस्टम को चेंज करना शुरू किया तो हुआ क्या कि इस जो प्रकृति ने या नेचर ने जो सिस्टम को एज इट इज पहले रखा था विद नो चेंज, उसको हमने धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू किया। जब चेंज करना शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है, रेंडमनेस, जो आपका रेंडमनेस जो है वो बढ़ी, रेंडमनेस इंक्रीज हुई। रेंडमनेस इंक्रीज होने के साथ क्या हुआ, जब रेंडमनेस इंक्रीज होगी इन्वायरमेंट की, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ी तो यहां पे इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि रेंडमनेस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, हेंस एंट्रोपी ऑफ एनवायरमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो चूंकि रेंडमनेस इंक्रीज करी, तो रेंडमनेस इंक्रीज करने के साथ एंट्रोपी बढ़ी सिस्टम की। सिस्टम मतलब हमारे एनवायरमेंट की। अब एनवायरमेंट की एंट्रोपी जब बढ़ गई, फोटोसिंथेसिस समझते हैं किसी भी एनवायरमेंट के किसी भी प्रोसेस में जो टाइम लगता था, टाइम का मतलब रिलेटिव टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम को मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट रिलेटिव ही मानते हैं। तो उस प्रोसेस को करने में ज्यादा समय लगने लग गया। अब आप बहुत से इसमें लोग सेटिस्फाई इस चीज को लेकर नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोसेस का टाइम घटा भी है इस पॉल्यूशन के चलते, तो वो कैसे सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो टाइम है, टाइम जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है। जब कोई प्रोसेस, एक सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होता है, तो टाइम चाहे घटे या चाहे टाइम बढ़े, वो अपने मूल मैनर से, सपोज 1 सेकंड लगता है किसी भी ऐसे एनवायरमेंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जिसमें कि जब ऑक्सीजन का लेवल जहां पे 92% है, ठीक है, वहां पे उस फोटोसिंथेसिस में एक सेल के को जीवित करने में या उसको ऊर्जा बनाने में, एनर्जी बनाने में सपोज 1 मिली सेकेंड लगता है, तो अगर वो इन्वायरमेंट, अगर अब उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू 91% से घटकर 85% आ गई, तो उसी को उस फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस या एक सेल की लाइफ बढ़ाने में टाइम या तो ज्यादा लगे या टाइम कम लगे, लेकिन उसका मेन या मूलभूत प्रोसेस में उस टाइम के चेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज या आने वाले समय में हम ही लोग में से, आप में से कुछ बच्चे या कुछ कैंडिडेट जो फिजिक्स लवर हैं, वो इस चीज को ढूंढ पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस टाइम का, इस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम से कहीं ना कोई लिंक है जरूर, ठीक है। अभी आज की डेट में हम इसके फॉर्मुलेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसको अभी फॉर्मुलेट नहीं किया गया है या इसके फॉर्मुलेशन पे भी ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम जो है किसी न किसी तरह एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस एक लिविंग प्रोसेस में जो नेचर में है, जिसके हमने फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस लिया है, ऐसे बहुत से प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन जो नेचर में होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस तरह के नेचुरल प्रोसेस को मैंने एज ए फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लिया है। तो उस फोटोसिंथेसिस में मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर 91% ऑक्सीजन ऑफ द या 92% ऑक्सीजन ऑफ द सिस्टम, नेचर में जब 92% ऑक्सीजन है,
तब हमारा जो पेड़ है उसकी एक सेल को लाइफ देने में सपोज 1 मिलीसेकंड लगता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जब रैंडमनेस बढ़ गई है, एंट्रोपी बढ़ गई नेचर की, तब ऑब्वियस सी बात है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उस एरिया का, तो सपोज 85% रह गया। अब इस 85% के हिसाब से क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉर्मल रूटीन पर या उसी टाइम स्टैम्प पे खत्म हो पाएगा जिस टाइम स्टैम्प पर एक 92% ऑक्सीजन लेवल पे हो सकता था। तो क्या 85% ऑक्सीजन लेवल पे फोटोसिंथेसिस या फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल प्रोसेस उसी टाइम स्टैम्प पर हो पाएगा जिस टाइम स्टैम्प पे नेचर ने उसको डिसाइड किया है होने के लिए? तो कहीं ना कहीं देखिए एंट्रोपी बढ़ने से टाइम स्टैम्प पे फर्क पड़ा। इसीलिए ये जो आपका टाइम है कहीं ना कहीं एंट्रोपी पे डिपेंडेंट है, या बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका इस रिलेशन को ढूंढने के लिए या इस रिलेशन पहले पता होना चाहिए कि हमें आखिर करना क्या है। तो इस करने के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा सोचने वाला विषय था। दूसरा सोचने वाला विषय ये है कि हम अक्सर लिखते हैं कि टाइम स्टैम्प नेक्स्ट टाइम स्टैम्प, सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अक्सर हम फिजिक्स और मैथ्स में करते हैं और करते हैं यहाँ T1 लिखते हैं, T2 लिखते हैं, T3 लिखते हैं और 1 यूनिट या यूनिट सेकेंड यूनिट मिनट इस तरह से बार बनाते हैं कि ये बार जो है वो 1 यूनिट अंतराल का है, ये कहते हैं 1 यूनिट स्पेस, ठीक है। और T2 को हम दिखाते हैं T2 T1 + 1। इस तरह के आपने किए होंगे क्वेश्चंस कि T2 T1 + 1। अगर T2 अंतराल जो है वो T1 अंतराल के बाद का अंतराल है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जब यहाँ पे हम T2 T1 + 1 लगा रहे हैं, ये इक्वल्स का साइन हम यहाँ लगा रहे हैं, तो इस इक्वल्स के साइन में T1 T2 - 1 क्या नहीं हो सकता है? इज इट नॉट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर T2 T1 + 1 हो तो T1 क्या होगा? T2 - 1। क्या इस इक्वेशन में इज दिस इक्वेशन राइट? क्या ये इज दिस इक्वेशन राइट? क्योंकि अगर इक्वेशन राइट नहीं है तो ये भी इक्वेशन राइट नहीं हो सकती। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ में आती है कि अभी हम साइंस में वो चीज नहीं ढूंढ पाए हैं जिसमें कि हमारे ये चीज हम इसको जस्टिफाई कर सकें। मैं आपको इस चीज की गारंटी देना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि दिस इक्वेशन इज राइट, ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये छोटा सा टर्म दिख रहा है लेकिन इस इक्वेशन में बहुत बड़ी चीजें निहित हैं। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए या इस इक्वेशन को कैसे हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को T2 T1 + 1 अगर लिख रहे हैं तो उस हिसाब से इक्वल्स का साइन लगा है, तो मैथमेटिकल इंटरप्रेटर के हिसाब से, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से T1 T2 - 1 भी होना चाहिए। मतलब 1 सेकेंड हम टाइम वॉक के हिसाब से 1 सेकेंड घटाकर हम पिछले इवेंट तक पहुंच जाएं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम वॉक। इसको इक्वेशन ऑफ टाइम वॉक कहते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ टाइम वॉक तो हमने बता दी, लेकिन ये होगा कैसे? तो इसके पीछे बहुत सारे और स्टडीज है जो करंटली चल भी रही हैं। कुछ देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे वर्क करता है। इस चीज को लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट यूएस आर्मी ने किया था, इसके बारे में आप स्टडी करिएगा। एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक क्यूरियोसिटी के लिए बताना चाह रहा हूं, इसको आपको करना है, वो ये है कि इस एंट्रोपी वाली इक्वेशन में ये लॉगरिथम है, इस लॉगरिथम के 2 पार्ट हैं। इसमें log to the base 10, इसको हम log कहते हैं, वो लगाया जाएगा, कि log to the base e, जिसको हम ln कहते हैं, वो लगाया जाएगा। और इन दोनों के लगाने से हमारी एंट्रोपी के फंडामेंटल डेफिनेशन में फर्क क्या पड़ेगा, ये आपको पता करना है। ये जो एंट्रोपी की मैंने आपको इक्वेशन लिखी, इस एंट्रोपी में log जो है वो log to the base 10 रहेगा, तब एंट्रोपी का मतलब क्या होगा, और log to the base e रहेगा, जिसको ln लिखते हैं हम, उससे इस एंट्रोपी की इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ये जो आज का जो सेशन था, इस सेशन में ये किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के क्रैक करने के लिए नहीं बना है, ये फिजिक्स लवर्स के लिए बना है कि आखिर
साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट को किस तरह से निकालते हैं। हमेशा मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है और मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा रास्ता है एक्सपेरिमेंट्स से मैथमेटिकल मॉडलिंग तक का और मैथमेटिकल मॉडलिंग से फिर कॉन्सेप्ट तक बनने तक का, ये काम एक साइंटिस्ट का होता है या साइंटिस्ट इंजीनियर का होता है। ठीक है, दिस lecture या this video is solely for those candidates who are physics lovers and who are solely responsible, who has sole interest in classifying the secrets of the nature. इसके साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने को वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोग मेल पर, व्हाट्सएप पर, जो भी मेरे कांटेक्ट इन्फो है उस पर ऐसे एज इट इज ही मुझे प्यार देते रहेंगे, क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपको, जितनी क्यूरियोसिटी आपको क्वेश्चंस को सर्च करके मुझ तक पहुंचाने में लगती है, उतनी ही क्यूरियोसिटी है और उतना ही मजा मुझे आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में लगता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।